The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Adshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. CPI क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? दिस इज द मेजरमेंट ऑफ चेंजेस इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कुछ डिफरेंस समझ में आया? जब हमने होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात की थी तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में हमने सर्विसेज की बात नहीं की थी, होलसेल प्राइस इंडेक्स में हमने केवल गुड्स की बात की थी। लेकिन जब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करेंगे तो हम गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की बात करेंगे। ठीक, मेजर्स चेंज इन द प्राइस लेवल ऑफ ए गुड्स एंड सर्विस दैट इज बाउट बाय हाउसहोल्ड्स। यानी कि जो एक इकोनॉमी में नॉर्मल घर है, उस घर में जो कंज्यूमर जो चीजें खरीद रहा है उसमें किस तरीके से प्राइस चेंज हो रहा है वो हमको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से पता चलेगा। बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस रिप्रेजेंट्स द लेवल ऑफ लिविंग और द यूटिलिटी ड्राइव्ड बाय द कंज्यूमर एट गिवन लेवल ऑफ देयर इनकम, प्राइसेस एंड टैक्स। जो बास्केट है गुड एंड सर्विसेज का, बास्केट जो है गुड्स एंड सर्विसेज का, that represents rate of level of living, या फिर आप लेवल ऑफ स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं, लेवल ऑफ स्टैंडर्ड, लेवल ऑफ लिविंग गिवन द इनकम। जैसे कि हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि इतनी इनकम में आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, तो वही वाली बात है। मेजर ऑफ चेंज इन रिटेल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय डिफाइंड पॉपुलेशन ग्रुप। हम एक पॉपुलेशन ग्रुप को डिफाइन करेंगे कि या तो हम एग्रीकल्चर लेबर का देख रहे हैं या फिर हम इंडस्ट्रियल वर्कर का देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप एग्रीकल्चर लेबर का देखेंगे और अगर आप इंडस्ट्रियल वर्कर का देखेंगे, इन दोनों ग्रुप्स में आपको बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। इन दोनों के बास्केट्स में बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जो एग्रीकल्चर लेबर कंज्यूम नहीं करते हैं, बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल लेबर कंज्यूमर्स नहीं करते हैं इन ए गिवन एरिया विद रेफरेंस टू बेस ईयर। ठीक है, अब बाय कंज्यूमर्स एट गिवन लेवल ऑफ देयर इनकम, प्राइसेस एंड टेस्ट। ठीक है, 260 कमोडिटीज पर बेस्ड होता है, बट ये सर्विसेज को भी इंक्लूड करता है। ठीक, इसके बाद में जो डियरेंस अलाउंस होता है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं उनका जो डीए होता है वो सीपीआई पर ही कैलकुलेट होता है। अगर सीपीआई का जो इन्फ्लेशन लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अकॉर्डिंगली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनका डीए भी बढ़ा दिया जाता है। नाउ वी विल सी फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सीपीआई। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सीपीआई। सीपीआई को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है जो कि डब्ल्यूपीआई को कैलकुलेट करने का था, यानी कि जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड बास्केट है, उसकी टोटल कॉस्ट जो है, ठीक है, वो जो टोटल कॉस्ट है वो करंट ईयर में कितनी है और वो बेस ईयर में कितनी है। और उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए। दैट इज अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सीपीआई। अब हमको देखना है कि सीपीआई एक्चुअल में किस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो जो सीपीआई कैलकुलेट होता है वो बेसिकली 4 कैटेगरीज में होता है, 4 कैटेगरीज होती है। ठीक है, 4 कैटेगरीज में बेसिकली हम सीपीआई को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला जो है उसको हम एग्रीकल्चरल लेबरल्स बोलते हैं।
दैट इज CPI AL। देन नेक्स्ट कैटेगरी जो है उसको हम रूरल लेबरर्स बोलते हैं, जिसको हम CPI RL बोलते हैं। देन नेक्स्ट कैटेगरी जो है, नेक्स्ट कैटेगरी उसको हम इंडस्ट्रियल वर्कर बोलते हैं। नेक्स्ट हम इंडस्ट्रियल वर्कर का कैलकुलेट करते हैं विच इज नोन एज द CPI IW। नेक्स्ट हम किसका लिखते हैं, नेक्स्ट हम अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज। अब इसमें कौन कौन कैसे कैसे कैलकुलेट करता है वो हम देखते हैं। जो CPI एग्रीकल्चर लेबर है और जो CPI रूरल लेबर्स और इंडस्ट्रियल वर्कर्स है, अगर आप देखेंगे तो ये ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक है, ये ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक है या फिर सेंटर स्पेसिफिक है। एग्रीकल्चर हमारा ऑक्यूपेशन है, रूरल हमारा सेंटर है, इंडस्ट्रियल हमारा क्या है, ऑक्यूपेशन है। तो हम क्या करेंगे, ये या तो ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक होंगे ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक नहीं होंगे तो वो सेंटर स्पेसिफिक होंगे। जब वो सेंटर स्पेसिफिक होंगे तो उनको कौन कंपाइल करेगा, लेबर ब्यूरो। लेबर ब्यूरो के पास जो डेटा होता है अपने डेटा से वो इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और डीप में समझने की कोशिश करते हैं। जो इंडस्ट्रियल वर्कर का ये है, इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, यानी कि इसमें हम कौन कौन से प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करते हैं। ये जो है ये सबसे ओल्डेस्ट है, दिस इज ओल्डेस्ट। जितने भी CPI कैलकुलेट होते हैं उसमें सबसे ओल्डेस्ट है और ये 1946 में शुरू हो गया था, यानी कि ये इंडिपेंडेंस से भी पहले शुरू हो गया था। और ये क्या मेजर करने की कोशिश करता है, ये मेजर करने की कोशिश करते हैं कि ओवर द टाइम पीरियड कितना चेंजेस हुआ है, एक टाइम पीरियड में कितने ऑल्टरेशंस हुए हैं। It tries to measure that. It tries to measure the alteration over a time period on the prices of a fixed basket of goods and services consumed by industrial workers. यानी कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो भी बास्केट को कंज्यूम कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें कितने चेंजेस हो रहे हैं वो ये बताने की कोशिश करता है। अब इसमें जो टारगेट ग्रुप होता है वो क्या होता है, टारगेट ग्रुप हमारा होता है एवरेज वर्किंग क्लास, एवरेज वर्किंग क्लास फैमिली। ठीक है, वो किन किन प्रोडक्ट्स को खरीदती होगी, एवरेज जो वर्किंग क्लास फैमिली है कौन से सेक्टर्स से। इंडस्ट्रियल जो वर्कर्स होते हैं वो कहाँ काम करते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर है तो वो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे होंगे, कॉमन सेंस वाली बात है। तो कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें वो काम कर रहे होंगे, तो 7 सेक्टर्स जो होते हैं इकोनॉमी के वो कंसीडर किए जाते हैं। यानी कि इन 7 सेक्टर्स में जो फैमिलीज होती हैं उनके एक्सपेंडिचर को मेजर करने की कोशिश करते हैं। तो फैक्ट्रीज सबसे पहले, दिस इज फैक्ट्रीज, देन माइंस जो माइनिंग होती है, इसके बाद में प्लांटेशन, जब बहुत बड़े लेवल पे हम एक एक क्रॉप को उगाते हैं जैसे कि कॉफी प्लांटेशन, टी प्लांटेशन, रबर प्लांटेशंस। इसके बाद में हम मोटर ट्रांसपोर्ट, मोटर ट्रांसपोर्ट के बाद में पोर्ट, पोर्ट के बाद में आप 1 2 3 4 1 2 3 4 5 कैटेगरी हो गई। एंड देन रेलवेज, रेलवेज के बाद में इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। आई जस्ट होप दैट
ये जो भी चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर का सीपीआई है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इंडस्ट्रियल वर्कर का, वो सबसे ओल्डेस्ट है। 1946 से हम उसको बना रहे हैं। और उसको हम कैसे बनाते हैं, ये क्या जानने की कोशिश करते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स की फैमिलीज है, जो इन 7 सेक्टर्स में एम्प्लॉयड है, उनमें प्राइस लेवल, वो जिस चीज को कंज्यूम कर रहे हैं उनके प्राइस लेवल में कितना चेंज आया होगा, ऑल्ट्रेशन इन द प्राइस लेवल। इंडस्ट्रियल जो वर्कर होते हैं उनका जो बेस ईयर होता है वो क्या होता है? आप कहोगे 2011-12 2012-13, नहीं, इसका जो बेस ईयर है वो 2001 है। और मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं उनका डियरेंस अलाउंस जो होता है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से हम जानते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता है ना कि ओवरऑल जो है वो कितने में होता है, वो कौन सा करते हैं। क्योंकि सीपीआई के अंदर तो मैंने आपको 4 कैटेगरी बता दी। अगर मैं 4 कैटेगरी और इसको और स्पेसिफाई करने की कोशिश करूं, ये जो सीपीआई एग्रीकल्चर है, सीपीआई रूरल है, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर है, इसके बाद में ये जो अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज हैं, इसमें सीपीआई अगर हम बात करें तो 2 कैटेगरी में आते हैं। सीपीआई अर्बन में भी कैलकुलेट होता है जो नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज है। अगर यहाँ पे आप अर्बन को हटा दीजिए और हम केवल नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज को देखना चाहते हैं तो ये अर्बन और रूरल दोनों में कैलकुलेट होता है। यानी कि रूरल में वो लोग जो नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज में काम कर रहे हैं, ठीक है। बहुत से बुक्स में इसको केवल अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज से भी दिखा देते हैं, बट जनरली हम रूरल और अर्बन दोनों के लिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सीपीआई इंडस्ट्रियल ईयर का बेस ईयर क्या होता है? व्हाट इज द बेस ईयर? बेस ईयर इज 2001, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डियरेंस अलाउंस है वो भी इसी पे कैलकुलेट होता है। अब हमको देखना है जो सीपीआई जो रूरल है उसको हमको देखना है। जो रूरल में है उसका क्या होता है? बेस ईयर क्या है? 1986 से 87। अब बेस ईयर देख रहे हैं कितना पुराना है, ठीक है। और इसमें हम किस पर्सन को इन्वॉल्व करते हैं? एक ऐसा इंसान जो कि मैनुअल वर्क में इन्वॉल्व है। नॉन मैनुअल वर्क की कैटेगराइजेशन अलग होती है। मैनुअल वर्क में इन्वॉल्व है और वो मैनुअल वर्क कहाँ कर रहा है? वो मैनुअल वर्क कर रहा है रूरल में, या तो वो गांव में किसी किसान के यहाँ पे रूरल में कर रहा है, ठीक है। अब रूरल में या तो एग्रीकल्चर में कर रहा होगा, और अगर एग्रीकल्चर में नहीं कर रहा है तो नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में कर रहा होगा। तो हम दोनों को ही कंसीडर करते हैं कि जो मैन है वो एग्रीकल्चर में कर रहा है या नॉन एग्रीकल्चर में कर रहा है। हमको बस ये देखना है कि वो मैनुअल वर्क कर रहा है। मैनुअल वर्क इन रूरल एग्रीकल्चर सेक्टर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। कैश में भी कर सकता है वो काम, वो काइंड के लिए भी कर सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि उसको थोड़े वेजेस कैश में मिले और थोड़े वेजेस उसको काइंड्स या गुड्स की फॉर्म में मिले, ठीक है। तो इसको हम रूरल लेबरल कहते हैं, यानी कि जो किसी और के खेतों में जाके एग्रीकल्चर का काम कर रहा है, और अगर खेतों में नहीं जा रहा है तो नॉन एग्रीकल्चर लेबर का काम कर रहा है, और जो उसको बदले में रेम्यूनरेशन मिल रहा है वो या तो कैश में मिल रहा है या फिर उसके अलावा कहाँ पे मिल रहा है बेटा? उसके अलावा वो कैश में या फिर किसी गुड की फॉर्म में, या दोनों, वाइस वर्सा, दोनों में वो ले सकता है। इसके बाद में हम बात करते हैं सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबर की। सीपीआई जब हम एग्रीकल्चरल लेबर की बात करते हैं तो ये 1986-87 इसका भी बेस ईयर है, ठीक है, 1986-87। और अगर हम उसको एग्रीकल्चरल लेबर कब कहते हैं? इफ ही इज एंगेज्ड इन वन और मोर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन एज अ लेबरर और हायर फॉर कैश और इन काइंड और पार्टली और कैश इन काइंड, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जो कि इंगेज्ड है किस में? केवल एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन में। केवल एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस में इन्वॉल्व है। अब वो किसी एक एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व हो सकता है या किसी 2 एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में भी इन्वॉल्व हो सकता है। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो किसी एक एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में ही इन्वॉल्व होगा या 2 एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, और बदले में वो रेम्यूनरेशन कैश में भी ले सकता है और काइंड में भी ले सकता है। दैट इज कंप्लीटली हिज चॉइस। अब इसके बाद में हमको देखना है कंपोनेंट्स ऑफ सीपीआई। What are the components of
सीपीआई, पूरी टेबल है आपको रटनी पड़ेगी, फैक्चुअल है, कुछ भी समझने वाला नहीं है। कंपोनेंट ऑफ सीपीआई में सबसे पहले हमारा आता है फूड एंड बेवरेजेस, फूड्स एंड बेवरेजेस विच इज 45.86%। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाउसिंग विच इज 10.6%। हाउसिंग के बाद में आता है आपका 10.7%। हाउसिंग के बाद में आता है फ्यूल एंड लाइट, फ्यूल एंड लाइट विच इज 6.87%। इसके बाद में आपका आता है क्लोथिंग एंड फुटवेयर which is 6.53%। ठीक है, क्लोथिंग एंड फुटवेयर। देन पान, तंबाकू या और किसी तरह का जो इंटॉक्सिकेंट है, पान, तंबाकू, इंटॉक्सिकेंट्स, इसमें कितना आता है? इसमें 2.38% इसका वेटेज है। और इसके बाद में मिससेलेनियस जो है, मिससेलेनियस जो है वो 28.32% का इसका वेटेज है। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, कभी एग्जाम में पूछता नहीं है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, कौन कौन सी कमोडिटी होती है। फिर हमने पढ़ा सीपीआई क्या होता है, कौन कौन सी कैटेगरी होती है। कैटेगरी में थोड़ा थोड़ा मैं डिटेल में देखा कि कौन कौन सी कैटेगरी के लिए किस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। फिर हमने देखा कि कंपोनेंट ऑफ सीपीआई क्या होते हैं, यानी कि सीपीआई में किस प्रोडक्ट को कितना वेटेज दिया गया है, किस कंपोनेंट को कितना वेटेज दिया गया है, ये भी हमने कंपोनेंट ऑफ सीपीआई में देखा। अब हम क्या देखेंगे? हाउ टू कैलकुलेट सीपीआई। What are the steps to calculate CPI? हम जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो स्टेप 1, सबसे पहले हमको क्या करना है? गैदर करना है प्राइसेस को फॉर सेम प्रोडक्ट्स इन द बेस ईयर। ठीक, बेस ईयर में जो हमारा प्रोडक्ट है उसको, उसके प्राइसेस हमको पता लगाने हैं। और स्टेप 2 में हमको क्या करना है कि हमको प्राइसेस पता लगाने हैं, गैदर प्राइसेस फॉर सेम प्रोडक्ट इन करंट ईयर, जिस ईयर में हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें पहली बात तो प्रोडक्ट्स जो है वो सिमिलर होने चाहिए। ठीक, और दूसरी चीज क्या है कि हम सिमिलर प्रोडक्ट्स तो खरीद रहे हैं, बट अलोंग विद दैट हम जो रिटेलर्स से खरीद रहे हैं या हम जो ब्रांड यूज कर रहे हैं वो भी सेम होना चाहिए। यानी कि वी शुड बी परचेजिंग और वी शुड बी कैलकुलेटिंग द वैल्यू फ्रॉम द सेम रिटेलर और द सेम ब्रांड। स्टेप 3 में हमको क्या करने की जरूरत है? व्हाट टू डू इन स्टेप 3? Add the prices together. Add the prices together. एक साथ प्राइसेस को ऐड करने की कोशिश कीजिए। लेट्स से हमारा जो बेस ईयर है वो 2020 है और जो हमारा करंट ईयर है वो हमारा 2022 है, जिसमें हम खरीदना चाहते हैं। एक प्रोडक्ट X कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, एक प्रोडक्ट Y कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, एक प्रोडक्ट Z, और हम यहाँ पे क्या करेंगे? टोटल। तो 2020 में X का क्या वैल्यू था? X का क्या प्राइस था? 68, जो कि 2022 में बढ़ के कितना हो गया? 89। सेम वे 2020 में Y का क्या प्राइस था? Y का प्राइस था 29, जो कि बढ़ के 42 हो गया। सेम वे अगर हम Z की बात करें तो 79 और 85। यानी कि अगर मैं यहां तक बात करूं तो हमने फर्स्ट स्टेप को किया। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप को फॉलो किया,
हमने बेस ईयर की प्राइसेस को कलेक्ट किया। यहाँ पे हमने सेकेंड स्टेप को फॉलो किया, करंट ईयर के प्राइसेस को कलेक्ट किया। थर्ड स्टेप में हमको क्या करना था, प्राइसेस को टुगेदर, यानी कि जो भी हम इंडेक्स में जो भी हमने कमोडिटी को रखा है, जितने भी हमारे कंपोनेंट्स है, सबके प्राइस को ऐड कीजिए। जब मैं इसके प्राइसेस को ऐड करूंगा, इट विल बी 176, इट विल बी 216, तो ये क्या आ गया मेरा फाइनल प्राइस। अब मैं क्या करूंगा, इस प्राइस पे काम करूंगा और इन सारे प्राइसेस को छोड़ दूंगा। नाउ व्हाट आई एम गोना डू इन स्टेप 4, स्टेप 4 में क्या करना है कि डिवाइड करना है मेरे को करंट प्राइस को बेस प्राइस से। इस एग्जांपल में देखते हैं, करंट प्राइस मेरा 216, बेस प्राइस मेरा 176। जब इसको डिवाइड करेंगे तो उसमें क्या वैल्यू आएगी, 1.2272। ठीक है, ये जो वैल्यू आई है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बाई 100। 100 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि हमको एक बेस लाइन बनाना है, टू क्रिएट ए बेस लाइन। 1.2272 इंटू 100 कितना आया, 122.72। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में वी विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 100 को। हम इसमें से सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि हम जो बेसलाइन हमने क्रिएट की थी उसका हम इफेक्ट खत्म करना चाहते हैं, और बेसलाइन इफेक्ट को खत्म करके हम इसको परसेंटेज टर्म में कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो परसेंटेज टर्म में हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, इसका बेसलाइन इफेक्ट खत्म करके 122.72 माइनस 100 इज इक्वल टू 22.72%। दैट इज द सीपीआई, यानी कि कितना इन्फ्लेशन बढ़ा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, 22.7%। सिंपल बेसिक 5 स्टेप्स में आपको कैलकुलेट करना है। टेक्निकलिटीज में ज्यादा नहीं जाएंगे, जितना भी ब्रॉडली समझ सकते हैं उतना ब्रॉडली हमको समझना है। द नेक्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीपीआई वर्सेस डब्ल्यूपीआई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें, ताकि नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो लेकर आऊं वो जल्द से जल्द आपको मिले।